हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? हमें आशा होगा आप बहुत अच्छे होंगे। हम आपके लिए कुछ रेलवे के प्रश्न लेके आए हैं, जो अच्छे अच्छे प्रश्न उन्हें ही हम लेके आए हैं और उन्हें आप ध्यान से एक एक करके करते रहिएगा। जैसे आपके सामने ये पहला प्रश्न लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। ये हमसे पूछ रहा है कि इन चारों में से 9 से कौन पूरी तरीके से कट जाएगा। इसके लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूल को आप ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। जैसे कुछ नियम होते हैं, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि किसी संख्या का अंतिम नंबर, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। जैसे आप देखो 123 अंतिम संख्या 3 है, क्या ये 2 से कटती है? नहीं कटती है, तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। जैसे 122 देखो, 122 का अंतिम संख्या क्या है? 2 को काट देगा कि नहीं काट देगा? काट देगा, तो ये संख्या भी 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि यदि अंतिम नंबर 2 से कट जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। आते हैं अब हम 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 3 से कट जाती है। जैसे आप समझो, हम ले लेते हैं 123 को ही ले लेते हैं, इनको ऐड करो 1 + 2 + 3। यदि सभी संख्याओं का योग करने में कितना आ रहा है? 6, और 6 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा, तो ये संख्या भी, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या भी पूरी तरीके से 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये 3 से नियम हो चुका। अब आते हैं हम 4 से नियम पे। 4 का विभाज्यता का नियम ये होता है, जैसे 2 के विभाज्यता के नियम में हम अंतिम नंबर देखते थे, वैसे ही 4 के विभाज्यता के नियम में हम लास्ट से 2 अंक देखते हैं। जैसे आप देख लो 242 को हमने लिख दिया। 242 के अंतिम 2 नंबर कौन से हैं हमारे पास? 42। आप देखो ये लास्ट के 2 नंबर 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं? सर नहीं कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। जैसे आप देखो 240 में अंतिम 2 अंक क्या है? 40 4 से कटता है कि नहीं कटता है या नहीं कटता है? कटता है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब हम आते हैं अपने 5। हम अगले आते हैं, 2 का हो चुका, 3 का भी हो चुका, 4 का हो चुका। अब हम चलते हैं 5 से। 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 0 हो और 5 हो तो वो संख्या पूरी तरीके से 5 से कट जाती है। जैसे आप देख लो 50 5 से कटता है कि नहीं कटता है? कट जाता है। 55 5 से कटता है या नहीं कटता है? कटता है। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी तरीके से 6 से कट जाएगी। जैसे आप 36 को ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 36 को। 36 2 और 3 दोनों से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से 36 में भाग दे तो कट जाएगा, 3 से भी हम 36 में भाग दें तो कट जाएगा, अर्थात ये संख्या भी पूरी तरीके से 6 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब हम आते हैं अपने 7, और बचे 2-3 नियम और हैं। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा नोट कर लो। हम 2 सेकंड का समय देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे, ठीक है। 2 हो चुका, 3 हो चुका, 4 5 6। अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे। अगला रूल हमारा बचा कौन सा? 7 8 9 7 के रूल। 7 का नियम ये क्या था, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, तब समझ में आएगा आपको थोड़ा सा। जैसे आप समझो, जैसे मान लो ये 343 है, हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से पूरी तरीके से कटता है या नहीं कटता। तो करते हैं क्या, इसमें क्या करते हैं कि अंतिम संख्या में हम 2 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अंतिम संख्या में 2 से क्या करते हैं? गुणा करने में क्या आया? 6। और शेष संख्या, जो जिन संख्याओं में हमने गुणा नहीं किया, उन संख्याओं से इस संख्या को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। 34 - 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 28। और 28 7 से कटता है कि नहीं कटता? कट जाता, तो इस संख्या भी पूरी तरीके से 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 7 का नियम यही था, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने अगले रूल की तरफ। अगला नियम है हमारा 8 का। 8 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी, जैसे 2 के लिए क्या था, लास्ट के नंबर देखते थे, 4 के लिए अंतिम 2 संख्याएं देखते थे, 8 के लिए नियम यही होगा कि अंतिम 3 संख्याएं देखेंगे हम लास्ट। जैसे आप देखो 8 के विभाज्यता के लिए नियम ये होगा कि हम लास्ट की 3 संख्याएं देखें, अंतिम 3 संख्याओं को देखेंगे, और अंतिम 3 संख्या 8 से कट गए तो संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। इसमें भाग दे तो 8 से कटेगा। अंतिम संख्या कौन सी है, 2 बचा, 2 8 से कटता है, नहीं कटता तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। जैसे कोई नंबर ले लो, अंतिम 3 संख्याओं को देखते हैं, अंतिम 3 संख्या 8 से कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी, कट जाएंगी, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से क्या होगी, 8 से कट जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है, जैसे 3 में क्या था, 3 में था कि यदि सभी संख्याओं को ऐड करने पे यदि वो संख्या 3 से कट जा रही है तो वो नंबर भी 3 से कट जाते थे। वैसे 9 के लिए नियम है, यदि सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाती है। जैसे आप देखो इस संख्याओं को हमको चेक करना है कि ये 9 से कटता है कि नहीं। इन सबका योग करो, 6 5 11 11 7 18, 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कट जाता है, तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 9 से क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है। 10 के लिए आप जानते ही हो, 10 के लिए नियम क्या होता है, यदि अंतिम संख्या 0 हो तो वो संख्या भी 10 से पूरी तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है। 11 के लिए नियम ये होता है, 11 के लिए इधर बता देते हैं। 11 के लिए नियम ये होता है कि सम स्थान माइनस विषम स्थान, यदि सम संख्याओं का स्थान माइनस विषम संख्याओं का स्थान का मान 0 आए या 11 आए या 11 के क्या हो, मल्टीपल है, या 11 के क्या है, मल्टीपल है। 0 11, एक देख लीजिए आप थोड़ा सा, 0 आए या 11 आए या 11 के मल्टीपल आए, 0 आए 11 आए या 11 के मल्टीपल आए, तो वो संख्याएं क्या होंगी, 11 से कट जाएंगी। जैसे समझो आप, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके लिए हम इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे आपको चेक 121 को हमको चेक करना है कि कटता है या नहीं कटता है। मोटे तौर पे छोटा सा प्रश्न, इसीलिए हमने समझा दिया, एक छोटा नंबर लिया हमने। करते क्या है, सम संख्याओं का स्थान, सम संख्याओं का स्थान क्या है, सम संख्याओं का स्थान क्या है, 2, और विषम संख्याओं का स्थान कौन सा है, 1 + 1 और 1। हमने बताया कि सम संख्याओं का स्थान माइनस विषम संख्याओं का स्थान, या तो ऐसे भी कह सकते हैं विषम संख्याओं का स्थान माइनस सम संख्याओं का स्थान, 0 या 11 हो या 11 का मल्टीपल हो। हमने सम संख्याओं का स्थान लिया, 2 आया, विषम संख्याओं पे कौन कौन सी वैल्यू थे, 1 + 1, दोनों को हमने घटा दिया तो कितना आएगा वैल्यू, 0 आया। अगर यदि हमने बताया ना कि यदि सम संख्याओं का स्थान माइनस विषम संख्याओं का स्थान 0 11 या 11 के मल्टीपल हो तो वो नंबर भी 11 से कट जाएगा। ये नियम थे। 2 से हमने बता दिया, 3 से बता दिया, 5 7 9 11, जितने भी रेलवे में आ सकते थे प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में, उन सारे नियमों को हमने बता दिया। हम चलते हैं सीधे सवाल पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं छोटू। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। ठीक है, जैसे 9 से विभाज्य, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाज्यता का नियम यही कहता है ना कि यदि सभी संख्याओं का योग 9 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगी। यही नियम था ना। इनको ऐड करो, 2 1 3 1 4 4 और 6 10 10 और 5 15, इनको ऐड करने पे कितना आया, 15। 15 9 से कटता है, नहीं कटता, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, चेक करो आप इसको। 5 4 9 9 4 13 13 9 22 22 और 8 30 30 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसको ऐड करने पे कितना आया था, 30। इसको चेक करो, 5 3 8 8 6 14 14 9 23 और 23 और 4 27 27 9 से कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, और इसको तो हम आप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आप स्वयं करो, अगला प्रश्न आप लोग स्वयं करो।
क्या बोल रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। मतलब इन चारों में से कौन सी वो संख्या जो 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम तो यही कहता है ना कि यदि अंतिम दो संख्याएं 4 से कट जाएं तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। चेक करते हैं हम लोग। 76 देखो 4 से कटता है कि नहीं कटता है? आप बताओ 76 4 से कटता है कि नहीं कटता है? कट जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 4 से क्या होगी? कट जाएगी। इसको चेक करो, 54 कटता है? नहीं कटता है, ये होगा नहीं हमारा। ये भी नहीं, 66 भी नहीं कटता, 90 भी नहीं कटता, ये भी हमारा उत्तर होगा नहीं। ठीक है, अब हम चलते अपने, समझ में आ गया बात? अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहा? हाँ, अगला प्रश्न ये रहा हमारा। कह रहा है एक सीरीज दी गई है, एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज में कह रहा है 12, 19, 26, 33 डॉट डॉट करते हुए हम आगे चलें तो कह रहा है कि 10वां जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा। समझ आया बात? तो चलो करो। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियम को भी हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। जैसे फार्मूला होता है, इसको आप नोट कर लो। Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए हमारा जो होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ए हमारा क्या होगा? प्रथम पद। ए हमारा क्या होता है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वधातर। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होता है हमारा? पदों की, ऐसे एन क्या होता है? पदों की संख्या। ठीक है, ये होता है टीएन। कहता है टीएन जो हमको दिखाता है वो पूछता है कि कौन सा पद हमसे वो पूछना चाहता है। पहला फार्मूला ये नोट कर लो आप, दूसरा ये याद रखना। ऐसे अगर सीरीज दे दी जाए, कैसे 2 4 2 4 6 8 10 ऐसे सीरीज दे दिया जाए और पूछे कि इनका योग बताइए, तो योग के लिए फार्मूला लिख लो आप लोग। n/2 a प्लस एल। एन क्या होता है? पदों की संख्या। ए क्या होता है हमारा? प्रथम पद। और एल क्या होता है? एल, आप एल इधर लिख लो। एल होता है हमारा, एल होता है हमारा क्या? अंतिम पद। ठीक है, और एक फार्मूला, दो फार्मूले हो चुके, तीसरा आप लिख लो। कभी कभी पूछता है कि ऐसे सीरीज दे देगा क्वेश्चन, अभी हम आगे थोड़ा कराएंगे। जैसे क्वेश्चन में सीरीज दे देगा 2 4 6 8 डॉट 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 करते कह देगा 20वां पद बताइए, मतलब अंतिम पद बताइए। तो अंतिम पद के लिए फार्मूला होता है, अंतिम पद के लिए फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद को हम डिनोट करते एल से। एल का मतलब होता है लास्ट नंबर, लास्ट पद। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास कुल कितने फार्मूले हो गए? 3। इन्हीं तीनों को आप याद रखना, इससे सवाल हमारे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। पहला ये रहा, दूसरा पदों का योग पूछेगा तो ये रहा, और तीसरा हमसे ये पूछा, अंतिम पद पूछे तो इन्हीं 3 फार्मूले पे सारे सवाल को हल करेंगे। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन बोला, सीरीज दी हुई थी 12 19 26 33 में डॉट डॉट करते करते गए हम आगे, तो पूछ रहा है कि 10वां नंबर कौन सा होगा। तो हमें 10वां नंबर बताना है ना, तो हम करते क्या? फार्मूला 10वां पद, तो पदों की संख्या निकालने का तो फार्मूला यही है ना, तो इसलिए हम रख लेते हैं वैल्यू। टीएन की जगह हम क्या हमको 10वां पद बताना, तो ये हो जाएगा T10, हमको T10 बताना है, बराबर ए हमारा कौन सा होगा? पहला पद। पहला पद क्या होगा? 12 प्लस एन का मतलब कौन सा पद बताना है? 10वां, तो 10-1 डी का मतलब सार्वधातर का मतलब ये होता है कि पिछला पद माइनस अगला पद। सार्वधातर का मतलब होता है पिछला पद माइनस अगला पद। तो पिछला में से अगर अगले पद को घटाएं तो कितने का अंतर? 7 का अंतर। वही हमारा क्या होता है? सार्वधातर। पिछला पद माइनस अगला पद का अंतर इस सार्वधातर का लगेगा। समझ गए? अब इसको आप हल करो, ये हो जाएगा 12 प्लस 10 से 1 चला गया तो कितना बचा? 9, और 9 का 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63। अब हल कर लेते हैं। 63 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा?
75। तो हमारा आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा? 75। ये था पदों की संख्या निकालने के लिए, वो है पदों का योग निकालने के लिए, और ये है हमारा अंतिम पद बताने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसे अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन आपको हम सिखा भी देते हैं, रुक जाओ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, या आगे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, देखते हैं। जैसे कुछ सीरीज में क्वेश्चन दिया होगा, हाँ, जैसे आप देखो एक सीरीज में क्वेश्चन दिया, इसको आप हल करो। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 11, 17, 23 डॉट डॉट करते चले एक समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब एक गैपिंग जो है ना हर बार सेम सेम होगा, जैसे यहाँ पे 5 का गैप, यहाँ पे 5 का गैप, वो होता है हमारा गैप। अगर हर बार सेम हो तो वो हमारा समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि 11, 17, 23 डॉट डॉट एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद बताइए। तो हमने बताया पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, कौन सा पद बताना है? 12वां पद। तो हल करो 12वां पद, मतलब ये होगा T12, यही तो होगा 12वां पद। प्रथम पद क्या होगा? एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा भाई। पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या था हमारा? Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फार्मूला था। हाँ सर यही था, तो हल करो बस इस फार्मूले पे। ए का मान कितना होगा? 11 प्लस कौन सा पद बताना है? 12, तो 12 लिख देते हैं -1। डी का मान कितने का गैप है हर बार? 6 का, तो 6, इसको सॉल्व करो। ये होगा 11 प्लस 12 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 6, और 6 का 6, 12 में से 1 चला, सॉरी 12 से 1 चला गया 11, और 11 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 66, और 66 में 11 जोड़ेंगे तो कौन सा मान आएगा? 77। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 77। समझ आई बात? जैसे क्वेश्चन आपको दे दे, जैसे आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपके सामने, आप ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन दे दे, 2, छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप समझ जाओगे। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करते चले गए, और लास्ट में हमें दे दिया 40। तो पूछ देगा, क्वेश्चन आएगी हमारा ऐसे चले 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करते 40 तक चलेगी, मतलब लास्ट पर हमारा लास्ट संख्या कौन सी है हमारी? लास्ट मान, मतलब कहने का मतलब हमारा लास्ट में नंबर कौन सा आ रहा है? 40 आ रहा है। लास्ट नंबर कौन सा हमारा है? ठीक है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करते गए तो हमसे पूछेगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 करते चले गए, हम लास्ट में पहुंचे 40 आया, तो पूछेगा इन सभी पदों का योग बताइए। तो योग के लिए फार्मूला हमने क्या बताया? फार्मूला क्या होता है? पदों की संख्या, फार्मूला क्या होता है? सम पदों का योग का n/2 a प्लस l, यही तो होता है ना। n हमें पदों की संख्या पता है, पदों की संख्या पता है, पदों की संख्या नहीं पता है तो पहले हम पदों की संख्या निकालते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या था? हम इधर ही निकाल देते हैं। एक मिनट रुक जाना भाई। पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या था? अंतिम नंबर, अंतिम संख्या कौन सी है? 40। l बराबर a, प्रथम पद क्या होगा? 2, n-1 पदों की संख्या हमें निकालना है, तो हमें पदों की संख्या पता नहीं, तो हम लिख देते हैं n-1 d का मतलब कितने का अंतर? 2 का अंतर। हल कर दो इसको, ये हो जाएगा हमारा 40 बराबर, थोड़ा सा रुक जाओ भाई, बस थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम इधर डाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 40 बराबर 2n-2, पक्षांतर करना जानते होगे, ये 2n-2 और ये बच्चा 2, सॉरी इधर 2 लिख लो, ये 2 ये यहाँ पे हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा 2n-2। ठीक है, अब हल करो, 2 से 2 कैंसल, 2n बराबर कितना आ गया हमारा? 40। तो n बराबर कितना होगा? 40/2, मतलब n बराबर कितना आ गया? 20। मतलब पदों की संख्या कितनी आ चुकी है? पदों की संख्या कितना आ चुका है हमारे पास? पदों की संख्या आ चुकी है 20। हमें पूछा है कि इन सभी पदों का योग, तो पदों की संख्या यहाँ पे अब
अब इस प्रश्न में हम सारा वैल्यू रख लेते हैं। पदों की संख्या कितनी है, कितना यहाँ पे 20, तो हम लिख देते हैं 20 बटा में 2। ए का मतलब पहला पद कितना है 2। एल का मतलब अंतिम पद, अंतिम संख्या कौन सी है हमारे पास 40। हल कर दो इसको, तो 2 को 20 में भाग देंगे तो कितना 10 और 10 इंटू 42। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। ये हमारा हुआ आंसर। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान देना। जैसे कह देगा 2 4 6 और डॉट 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 करते चले गए और अंतिम संख्या में दे दी 40, तो फिर पूछेगा सर इस टाइप की सीरीज दे दिया है तो सभी पदों का योग बताइए। तो पदों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है S बराबर n बाई, S मतलब होता है सम, n/2 a प्लस l। हमको पहले पता करना है कि पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था, फिर से एक बार देख लो। अब पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है L बराबर a प्लस पदों की संख्या निकालने की फार्मूला होता है। हाँ भाई रुक जाओ थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा रुक जाओ भाई बस। a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है हमारा पदों की संख्या निकालने का। तो L का मतलब अंतिम पद क्या है हमारा 40 बराबर, अंतिम पद क्या है हमारा 40 बराबर पहला पद 2। हमको n पदों की संख्या निकाल n-1 डी का मान कितना आ गया, कितने का गैप हमने यहाँ पे लिया था 2 का, तो 2, ठीक है। और सब में फिर 2 और सबको हल कर लेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 20, और यहाँ से n का मान यहाँ पे रख पदों के योग में ले जाकर रख देंगे तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है कि यदि परिमेय संख्याएं 4 बटा -9 कामा 7 बटा, जैसे इस तरह से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखो आप दिया है 4 बटा में -9 -7 बटा में 18 5 बटा में -6 और दिया है -2 बटा में 3 को आरोही क्रम में रखा जाए। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में रखा जाए तो कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या पूछना चाहता है। करने के बहुत सारे रूल होते हैं। जैसे आप पहला रूल समझ लो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस तो सब में है ना, सब में माइनस को भूल ही जाओ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 चौको 72, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 72 और 9 सत्ते 63। इन दोनों में बताओ बड़ा कौन सा होगा। हमें लेना कौन सी सबसे पहले रखी जाएगी, मतलब सबसे छोटी संख्या। तो ये तो बड़ी हो जाएगी ना, तो इसको हमको लेना नहीं, इसको भूल जाओ। अब इन दोनों को चेक करो, 7 छक्का, इसको इन दोनों में तो चेक कर लिए ना कि ये बड़ी है, तो इसको तो हम भूल ही जाते हैं। हम चलते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप कहता है अब इन दोनों में चेक कर लो, 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42 और 18 बचे 90। हमको तो लेना है छोटी संख्या ना, ये बड़ा है, इसको भी हम क्या करते हैं भूल जाते हैं। अब बचा कौन सा, ये दोनों। इन दोनों को फिर से देख लेते हैं एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है क्रॉस करते जाएंगे देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न देखो इसमें, अब इन दोनों को 7 के 21 और 18 दूना के, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 के 21 और इसको करेंगे तो 18 दूना के 36। इन दोनों में कौन बड़ा, अरे इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, तो इसको हमको लेना नहीं। हमको लेना कौन सा, ये वाला। तो ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा -7/18, ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, इसमें से बोल रहा है छोटू, बोल रहा है मेरे भाई कि यदि परिमेय संख्या, कुछ प्रश्न दिए गए जैसे आप समझो, दिया है 4 बटा -9, इसमें दिया है 4, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड मेरे, 1 सेकेंड भाई, इसमें दिया है 4 बटा -9 -7 बटा 18 5 बटा -6
और दिया है -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़े, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं घटते से बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, समझना। माइनस तो सब में है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं और भूल जाते हैं कि माइनस इसमें सब है। माइनस को हम भूल जाते हैं एक पल के लिए, ठीक है, क्योंकि माइनस तो सब में भूल जाते हैं। अब क्या करते हैं, एक मेथड होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड से कर सकते हैं, या तो भाग देख के करेंगे, तो भाग देख के करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो हम क्रॉस मेथड करते हैं। 18 चौका 72, 18 चौका 72, 9 सत्ते 63। इन दोनों में आप बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप कहोगे सर 72 क्या है, बड़ी है। आपको पता होना चाहिए एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे इसको माइनस लेके चलना। यहाँ पे होगा -72, ये हो जाएगा -63। माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही सबसे छोटी होती है ना। माइनस वाले में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी कहलाती है, और जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वही रियल में सबसे बड़ी होती है। तो इन दोनों में आप ध्यान दो, तो इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, ये -63, क्योंकि माइनस वाले में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। इसको आप कैंसिल कर दो, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया। अब हम चेक करते हैं इन दोनों को, अब चेक कर लो। अब हम इन दोनों को हम चेक करते हैं। इन दोनों को देखो, ध्यान से देखना। 6 का 24 में गुणा करेंगे तो 6 चौका, इसको भूल जाओ अब एक सेकेंड। अब इन दोनों में तो ये बड़ा है ना, इसको आप भूल जाओ। इन दोनों को ध्यान दो, 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा -24। 9 बचे 45, ये हो जाएगा -45। ठीक, इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा है। ये इसका मान रहा और ये वाला इसका मान रहा, इन दोनों में कौन बड़ा। आप कहोगे सर ये बड़ा होगा, क्यों कि माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो ये रियल में सबसे बड़ा। ये भी कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट, बचा ये दोनों। इन दोनों को आप देखो, चेक करो। 5 3 15, ये हो जाएगा -15, और ये होगा 6 3 5 3 15 -15, 6 दूना के 12 -12। इन दोनों में देखो, जो मान सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा होगा माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा। तो माइनस में सबसे बड़ा है, तो यही हमारा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, -5/6। समझ में आई बात। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी। इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियम को हम आएंगे तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से अच्छा मेथड भी बताया जाएगा, लेकिन वो अगले क्लास में बताएगा, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। हम चेक कर लेते हैं इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। एक बार इस प्रश्न को लिख देते हैं आपके लिए। 3/4, 5/7, 11/13, 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 21 और 4 5 20। यहाँ पे देखो साइन माइनस क्या नहीं है, यहाँ पे सारे कैसे हैं, प्लस के। प्लस में तो जानते हो जो सबसे छोटा का वही सबसे छोटा, अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ी संख्या। तो कर लेते हैं 7 3 21, 4 5 20। हमको छोटा, हमको पता क्या करना है, छोटा। तो इन दोनों में बताओ छोटा कौन सा होगा, ये तो बड़ा है ना, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब इसको करो 13 5 65 और 11 7 77। हमको छोटा चाहिए, हमको बड़ा तो लेना नहीं, ये भी कैंसिल। बचा कौन सा, इन दोनों में चेक करना है हमें। ठीक है, हमको चेक करना है इन दोनों में। 11 5 55 और 7 9 63। तो ये भी हमारा बड़ा, इसको भी कैंसिल करें। तो बचा हमारा छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा हमारा 5/7। समझ में आ गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्न में से कौन से जोड़े सअभाज्य हैं। इसमें से हमें पता करना है कि कौन से जोड़े सअभाज्य हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ एक बार में थोड़ा सा मात्र 1-2 मिनट लगेगा, आपको सारे एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है हमारे पास कौन सी संख्या, एक होती है
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या कहलाती है? वो संख्याएं जो स्वयं से भी कटे और दूसरों से भी कट जाए। जो स्वयं से भी कटे और दूसरे से भी कटे, वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे आप देखो 15, 9, 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तो ये सारी संख्या कैसी कहलाएंगी? भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, एक होता है हमारा अभाज्य संख्या। एक होता है कौन सा संख्या? हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ स्वयं से कट रही हो, जो सिर्फ एक को छोड़कर एक को नहीं लेना हमें, ठीक। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं से कटे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट करके ऐसे ही बढ़ती चले जाएंगी, ठीक है। तो वो हमारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। एक होती है सअभाज्य संख्या, एक होती है हमारा सअभाज्य संख्या। एक होता है हमारा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या वो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका म स एक आए, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। ऐसी दो संख्याएं जिनका म स, वो जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या है, वो कोई सी भी संख्या हो सकती है। ऐसी दो संख्याएं जिनका म स एक है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आप देखो 3, 5, 12। आप बोलोगे सर आपने तो सिर्फ अभाज्य संख्या, नहीं कोई भी संख्या ले लो, लेकिन म स एक आना चाहिए। 4, 11, ये सारी संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब एक होती है ट्विन प्राइम नंबर, एक होता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वे संख्याएं, वे प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या, वे दो अभाज्य संख्याएं, वो दो अभाज्य संख्याएं जिनमें अंतर दो का, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे 3, 5, ये दोनों कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं है ना, और इनका अंतर भी देखो कितना आ रहा है? 2 का। जैसे आपको देख लेते हैं 11 और हमारा 13, 11 और 13 भी देखो दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों का अंतर भी कितना है? 2 है। तो ये सारी संख्याएं कैसी कहलाएंगी? ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोल रहा था निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सअभाज्य? सअभाज्य का रूल क्या होता है? सअभाज्य का ये नियम होता है ऐसी संख्याएं जिनका म स एक हो, अर्थात कहने का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन हो। सअभाज्य का मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन हो, वो हमारी संख्याएं कैसी होंगी? सअभाज्य संख्याएं होती। अब देखो इनमें 2 कॉमन होगा, कहीं ना कहीं देखो 2 से इसमें भी भाग चला जाएगा, ये इसमें भी कॉमन है ना 2, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इनमें देखो विभाज्यता का नियम भी जानते, उससे भी आप चेक कर लो। 9, 7, 16 और 9, 5, 14, ये दोनों किसी से कटने वाले नहीं है। इनमें देखो दोनों में 5, 5 शामिल है ना, तो ये भी हमारा होगा नहीं। इसको देखो 4, 1, 5 और 1, 6 है तो 3 से कट जाएगा, और 3 और 1, 4 और 6, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, कह रहा है क्या बोल रहा, हाँ कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य। अभाज्य के लिए, अभाज्य संख्याओं के पहचान के लिए आप जानते होंगे, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इन चारों ऑप्शन में देखो और इन चारों ऑप्शन के पास एक वर्ग संख्या ले लो जो इससे बड़ी हो। 17 का ले ले, तो 17 का वर्ग कितना होगा? 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। 17 का वर्ग ले लेते हैं जो इनके करीब होगा। 17 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 17 का वर्ग होता है सर 289, ठीक है, जो इनके पास है। वर्ग संख्या ऐसी वर्ग संख्या लेंगे जो इससे थोड़ा बड़ा होगा, और फिर उसके नीचे देखते हैं कितने प्राइम नंबर है और उनसे एक एक को भाग करके चेक कर लेते हैं। तो 289 कौन सी संख्या का वर्ग है? सर आप बोलोगे सर 17 का, और 17 से नीचे कितनी, 17 से नीचे
कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, कौन कौन से अभाज्य संख्या आती है, चेक करो आप बोलोगे सर 13, 11, 7, 5, 3, 2, यही तो होता है ना। और इन सब में से चेक करते हैं कौन सी संख्या, अगर जो संख्या कट गई वो तो अभाज्य होगी नहीं, और जो ना कटे वो हमारा अभाज्य होगा। कहने का मतलब अभाज्य संख्या तो वही होगी ना जो किसी से ना कटती हो। तो हम चेक कर लेते हैं, जो किसी से नहीं कटेगा वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। चेक करो, चेक कर लेते हैं, इस एक एक को चेक करते हैं, नीचे से चलते हैं। तो 7, 3, 10, 10, 2, 12, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हो ना। ये 12 सभी संख्याओं का योग 12, तो 12 जब आ गया तो ये 3 से कट ही जाएगा, इसको भूल जाते हैं। इसको चेक करो, इसको अभी रहने देते, इसको चेक कर लेते हैं। 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, ये भी 3 से कट जाएगा। इसको 6, 3, 9, 2, 10 आ गया, नहीं 6, 3, 9, 2, 11 आ गया, और ये 5, 3, 8, तो 10। अब एक एक को चेक करते हैं, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 11 से, 11 दूना के 22, हाँ 11 से ये कट जाएगा, मतलब ये भी कट गया। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये बोल रहा हमारा, अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा क्वेश्चन नंबर 1/6, 1 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 को हल करेंगे तो उत्तर क्या आएगा। इसको आप हल करोगे तो कुछ इस तरीके से भी तो हम इसको लिख सकते हैं ना। ऐसे हम एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं, पहले रुक जाओ। 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/6 ये था। इसको एक चीज ध्यान देना ऐसे प्रश्नों में कि अगर ऊपर एक आए तो हम नीचे वाले का ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा गुणनखंड करते हैं, ऐसे दो नंबरों का गुणा करेंगे जिनको गुणा करने पे तो 6 आए लेकिन घटाने पे 1 आना चाहिए। मतलब घटाने पर ऊपर 1 है तो घटाने पर भी नीचे 1 आना चाहिए। अगर ऊपर 2 होता तो घटाने पर भी नीचे कितना आना चाहिए था, 2। तो ऊपर हमारा कितना, 1। तो ऐसे दो नंबर लो जिनको गुणा करने पे 6 आए और घटाने पे 1 आ जाए। तो सर आप बोलोगे सर 2 और 3, 2 3 6 भी होता है, और 2 में -3 करेंगे तो 1 भी होता है। इसको आप करोगे तो क्या लिखोगे, 3 × 4। इसको करोगे तो क्या लिखोगे आप, 4 × 5। और इसको हम करें तो क्या लिखेंगे, 5 और 6। और इसको करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 6 और 5 × 30। कुछ कोई नंबर छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है। एक बटा 30, 1 में बस हमने कैसे जाना, क्योंकि एक सीरीज होती है, इस तरीके से हमने पहचान कर लिया कि हाँ यहाँ पे कोई नंबर छूट रहा होगा। ठीक, जैसे देखो 5 और 6 का गुणा करेंगे 30 और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका भी देखो 6 का 7 में गुणा करेंगे तो 42 आएगा और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और इसका भी देखो तो ये हो जाएगा 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 56 तो आएगा, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर ऐसा सीरीज दिखे कभी, इस टाइप से सीरीज दिखे तो आप करना क्या, ये समझ गया ना कि 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, अंतर 1 1 आ रहा है। तो या तो हम ऐसे इसको इस तरीके से, हमने आपको बस दिखाया, इसको ऐसे भी आप कर लिख सकते हो। कैसे अभी हम समझाते हैं, बस हमने इसको समझाया 1 मिनट के लिए। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5 5 × 6, और इसको हम लिख सकते हैं ना 6 × 7 प्लस 1 7 × 8, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का घटाने पे अंतर 1 आ रहा है, 3 को 4 को 1 1 का अंतर आ रहा है ना। तो हम इसमें कहते हैं क्या है, इसका एक फार्मूला होता है, ये वो होता है 1 में हर का अंतर, हर में अंतर कितने कितने का आ रहा है, 1 का। 1 में अंतर ब्रैकेट में 1 में पहला पद माइनस 1 में अंतिम पद। ठीक,
एक बटा में अंतर, एक अंतर देखो हर बार कितने का आ रहा है, एक एक का, तो एक। पहला पद क्या है, एक बटा में पहला पद क्या है, 2 माइनस लास्ट पद कौन सा है हमारा, 8, तो 1 बटा में 8। इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 1 पूरे 3 बटा में 8 का। इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बटा में 8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फिर से एक बार देख लो, उधर हम शायद खड़े थे तो आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे। करते हैं कि 1 बटा में अंतर, ब्रैकेट में 1 बटा में पहला पद माइनस 1 बटा में अंतिम पद, ठीक। इसको हल करते हैं, 1 बटा में अंतर, देखो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का, अंतर कितने का, 1 का, 1 का, 1 का, तो अंतर हमने लिख दिया 1 बटा 1 तो था, अंतर हमने 1 लिख दिया। बटा ब्रैकेट में 1 बटा में पहला पद, शुरू से देखते हैं हम कौन सा पद, पहला पद, तो पहला पद क्या था, 2, हमने 2 लिख लिया, ठीक। माइनस अंतिम पद क्या है हमारा, 8, तो हमने 8 लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा, 3 बटा में 8। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे प्रश्न रेलवे के आए हुए प्रश्न है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुछ नियम भी है, थोड़ा इसको नोट करो तो हम नियम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो, एक सेकंड, इसको हम दिखा देते हैं आपको कैच करना कैसे होता है। इसमें बस कुछ करना मत, जैसे आपको एक बार ये पिक कर देते, थोड़ा सा बस समय लगेगा बस। जैसे ये नंबर दे देगा 1 2 गुणे 3, बस 1 बटा में 3 गुणे 4, आप बोलोगे सर वही प्रश्न आपने ले लिया, तो हम प्रश्न चेंज कर देते हैं। 1 बटा में इसको कर लेते हैं 5 गुणे 6 प्लस 1 बटा में 6 गुणे 7 प्लस 1 बटा में 7 गुणे 8 प्लस 1 बटा में 8 गुणे 9 प्लस 1 बटा में 9 गुणे 10। करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों में, सिर्फ ये देखना, अगर पदों की संख्या नीचे के पद 2-2 हो तो एक कम करके जोड़ा बनाते हैं, 3-3 पदों की संख्या हो तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, और 4-4 पद नीचे हो तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। और ये याद रखना कि बीच के तो सारे नंबर कट जाते हैं, बस स्टार्टिंग का नंबर बचता है और कौन सा नंबर बचता है, लास्ट का। बीच के सारे नंबर कट जाएंगे तो बचेगा कौन सा, शुरू का नंबर और लास्ट का नंबर, और कोई सा भी नंबर बीच में नहीं बचता। जैसे इसको अब देखो, हमारे पास नीचे पद कितने हैं, 2-2, तो जाहिर सी बात है 1-1 का जोड़ा बनेगा, वो तो पहले समझो, वो तो उसको ध्यान देना, फिर से एक बार समझो। पहले आप क्या करना, इनमें अंतर देखो, 5 और 6 का अंतर 1 बराबर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर, यहाँ पर भी 1 का अंतर, सर यहाँ पे भी अंतर। अगर अंतर हर का अंतर अंश के बराबर हो, हर का अंतर अंश के बराबर हो तो करते क्या है, 1 बटा में अंतर ब्रैकेट में 1 बटा में पहला पद माइनस 1 बटा में अंतिम पद, या तो कुछ भी ना करो, बस कुछ मत करना, अंतर मत देखो। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, हर का अंतर देखो, अंतर कितने का आ रहा है, 1-1 का, तो 1 बटा में अंतर पहला पद और अंतिम पद। अगर हाँ, एक चीज बस ये ध्यान देना थोड़ा सा कि अगर नीचे 2-2 के जोड़े हो तो 1-1 का जोड़ा लेंगे। 1 का जोड़ा मतलब कि सर इसमें पहला पद में बस एक ही संख्या लेंगे। पहले अंतर देखो, 1 बटा में अंतर तो 1 आ रहा है ना, अब यहाँ पे जोड़ा जो यहाँ पे आएगा, अगर 2-2 का जोड़ा है तो 1-1 नंबर उठाएंगे, 3-3 का जोड़ा होता तो 2-2 नंबर उठाते। समझ रहे हो बात को, जैसे यहाँ पे देखो 2-2 नंबर है ना, तो 1 नंबर उठाएंगे, तो शुरू का पहला नंबर कौन सा होगा हमारा, 5, तो ये पहला पद क्या होगा, 1 बटा में 5, ठीक है। अंतिम पद कौन सा होगा, बीच वाले तो सारे नंबर कट जाएंगे, तो बचा कौन अंतिम पद, 10, तो ये हो जाएगा 1 बटा में 10। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा, एलसीएम हमारा होगा 10, ये हमारा आंसर कौन सा होगा, 1 बटा में 10। इस टाइप से करना होता है, ठीक है। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो डिटेल से अगला प्रश्न भी बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन ये बोला है कि 0.125 के ऊपर ही में संख्या, ये ऐसा नहीं है प्रश्न, प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा बार होगा। अरे ये बार है प्रश्न के ऊपर, ठीक है। प्रश्न बोल रहा है प्रश्न इस टाइप से कुछ, ठीक। प्रश्न बोल रहा है कि 0.125 को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्न में करना क्या, एक थोड़ा सा देख लो, हल्का सा छोटू, बस ध्यान देना मेरे भाई। करना क्या होता है इसमें, इस टाइप के प्रश्न में फार्मूले बनते हैं, वो फार्मूला ना याद करके डायरेक्ट आप समझो सवालों पे आओ। जैसे क्वेश्चन दे दे 0.125 जैसे प्रश्न दे दे 0.P पर बार, तो करना क्या, इस टाइप से प्रश्न आए, फार्मूला देख लो, फिर हम थोड़ा सा समय लगे समझा देते हैं। 0.P पे बार दे दे तो करना क्या, नीचे करना, नीचे लिखते हैं वो जितनी संख्याओं पर बार होगा उतना नीचे हम 9 लिखेंगे। तो संख्या कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो नीचे लिखेंगे 1 नंबर, और जो संख्या उसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो ये होगा P/9। जैसे ऐसे भी प्रश्न दिया 0.PQ पर बार, तो करना क्या, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतना नीचे हम लिखते हैं 9, और बाकी सभी संख्याओं को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। जैसे फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, सर 1 पर बार हो सकता है, 1 पर बार और 1 पर बार 9, इस टाइप के प्रश्न आए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, करते क्या, जितनी संख्याओं पे बार हो उतना तो लिखते हैं 9, और जिस पे बार 9 हो उसको लिखते हैं 0। जितनी संख्याओं पे बार उतना लिखेंगे 9, और जिस संख्या पर बार 9 उसको लिखते हैं 0। बचा ऊपर की बारी, ऊपर क्या करते हैं, सारे संख्याओं को तो ऊपर, जैसे इसमें भी सारे संख्याएं ऊपर लिखते थे वैसे इसमें भी हम सारे संख्याओं को ऊपर लिख देंगे, माइनस कर देंगे कौन सी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं होती है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये था पहला, ये था दूसरा, ये था तीसरा, और ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। समझो जैसे 0.PQR हो सकता है सिर्फ R पे बार हो और किसी के बार ना हो, तो करेंगे क्या, जितनी संख्याओं पर बार है उतना लिखेंगे 9, और बची जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतनी संख्याओं को हम दे देते हैं 0, ठीक। फिर क्या करते हैं, टोटल संख्याएं लिख लेते हैं, तो टोटल संख्या हो जाएगा PQR, ठीक। जिस संख्याओं पे बार नहीं उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में देखो आप कह रहा, क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन था 0.125 पे बार था, हमने क्या रहा, क्या जितनी संख्याओं के ऊपर बार होते हैं हम उतना हम लिखते हैं क्या 9, और ऊपर लिखते हैं टोटल संख्याएं, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। समझ गए, तो ये हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे आप। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जैसे इसमें से कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, एक बार समझ जाओगे। जैसे इसमें आप देखो, जैसे दे दे सर कि 0.5 पे बार, तो करोगे क्या, जितनी संख्याओं पे बार उतना नीचे 9, और जो संख्या है उसको ऊपर लिख दे, तो ये होगा 5/9। इसका देखो आप क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, सर 0.5 पे बार कर दे, तो करेंगे क्या, जितनी संख्याओं पे बार है, जितना संख्याओं पे बार है उतना लिखते हैं नीचे 9, जितना संख्याओं पे बार है उतना लिखते हैं नीचे 9, और बची हुई संख्याओं को ऊपर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखो, जैसे क्वेश्चन पूछ दे 0.45 एक संख्या पे बार देते, तो करेंगे कैसे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतना 9, जिस पे बार नहीं उतना उसको लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं 0, और लिखते हैं टोटल संख्याओं को फिर से लिख देते हैं, और उसमें से जिस पे बार नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 41/90। फिर से एक बार समझो, 0.45 था,
बार सिर्फ 5 पे है, बार सिर्फ किस पे है, 5 पे है, 4 पे नहीं है। तो करते क्या है, जिन संख्याओं नीचे लिखते हैं वो संख्या, जिन संख्याओं पे बार उतना लिखते हैं नीचे 9, और जिस पे बार नहीं होता उसको लिख देते हैं 0। ठीक, फिर लिखते हैं टोटल संख्या, माइनस करते हैं वो संख्या जिस पे बार 9, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।